हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रोविंग क्वेश्चनिंग स्किल। इसे हिंदी में कहते हैं अनुशीलन प्रश्नीकरण कौशल या खोजपूर्ण प्रश्नीकरण कौशल। हिंदी में दो नामों से जानते हैं, खोजपूर्ण प्रश्नीकरण कौशल या अनुशीलन प्रश्नीकरण कौशल। हिंदी में कहते हैं प्रोविंग क्वेश्चनिंग स्किल। ये प्रोविंग क्वेश्चनिंग स्किल एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बच्चों के अंदर जिज्ञासाएं जगाई जाती हैं उत्तर ढूंढने की। ठीक है। और मैं बता दूं कि इस स्किल में आपको कहीं भी कोई लेक्चर नहीं देना है, केवल और केवल प्रश्न पूछने हैं। केवल एक ऐसी विधि है जिसमें केवल हम प्रश्न पूछ के बच्चों को सिखा देते हैं। ठीक है। तो ये प्रश्न पूछना क्या है, प्रश्न क्या है, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, और जो प्रोविंग क्वेश्चनिंग स्किल के अंदर हमें जिस तरह से क्वेश्चंस पूछने हैं, किस तरह से क्वेश्चंस बनाने हैं, उसका मॉड क्या है, इन सारी बातों पे चर्चा आज की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रोविंग क्वेश्चनिंग स्किल क्या है, प्रोविंग क्वेश्चनिंग स्किल के कंपोनेंट्स क्या हैं, और उन कंपोनेंट्स को हम कैसे फुलफिल करेंगे। अगर हमें ऑनलाइन क्लास लेनी है तो प्रोविंग क्वेश्चनिंग स्किल के लिए कैसे पावर पॉइंट बनाएंगे, प्रोविंग क्वेश्चनिंग स्किल के लेसन प्लान कैसे बनाएंगे, इन सारी बातों पे आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले आती है कि प्रोविंग क्वेश्चनिंग का मतलब क्या होता है, क्या मतलब इसका होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है। तो हम कह सकते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग अ टीचिंग इन order to increase the thinking capability in students। ठीक है। छात्रों में सोचने की क्षमता बढ़ाने के लिए शिक्षक को शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर प्रश्न नहीं पूछेंगे तो क्या होगा, बच्चों की सोचने की क्षमता का विकास नहीं होगा, उनकी जो है थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप नहीं होगी। तो अगर बच्चों की अगर थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप अगर करानी है तो हमें प्रोविंग क्वेश्चन करना होगा। अब ये प्रूविंग की वर्ड क्या है, प्रूविंग का मतलब क्या है। Proving is one of the best skill which help a student to solve problems with the help of a teacher। ये अनुशीलन एक बहुत ही अच्छा कौशल माना जाता है जो क्या करता है, जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए विद्यार्थियों की समस्या समाधान में उनकी मदद करने का काम करता है। अभी प्रोब का मतलब क्या होता है, प्रोब करने का मतलब एक तरह से बेटा होता है उकसाना। हम बच्चों को प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए उकसाने का काम करते हैं। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोविंग क्वेश्चंस, यानी ऐसे प्रश्न जिन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए बच्चे हाईली मोटिवेटेड हो जाएं और उन प्रश्नों का उत्तर खोजते खोजते वो स्वयं से समस्या का समाधान कर सके। स्वयं से समस्या का समाधान करने का मतलब क्या होगा, हमने जो उनको टास्क दिया है, हमने जो उनको पढ़ाना है आज, उसके लक्ष्य को वो खुद से प्राप्त कर ले, वो खुद से सीख ले, उनके अंदर इंसाइट हो, उनके अंदर जो है खुद से सूझ पैदा हो जाए और उस सूझ के कारण उस समस्या का समाधान उन्हें खुद से हो जाए। इन सारी इतने सारे जो है टास्क लेकर या ऑब्जेक्टिव लेकर हम प्रोविंग क्वेश्चन स्किल करने का काम करते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द प्रोविंग क्वेश्चंस। ये प्रोविंग क्वेश्चंस होता क्या है ना, ये उकसाने वाला प्रश्न क्या होता है, ये अनुशीलन प्रश्न होता क्या है। दीज आर द सेट ऑफ सम क्वेश्चंस एंड हिंट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस दैट अ टीचर आस्क ड्यूरिंग टीचिंग for seeking further examination। This may increase the thinking capability of students so that they can think on multiple fronts। यानी यह कौशल क्या है, यह कौशल बच्चों को उत्तर देने के लिए या प्रश्नों को सोचने के लिए, उसकी गहराई में जाने के लिए एक तरह से प्रोत्साहन देता है
उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाने का काम करता है, उसे हम कहते हैं प्रोविंग क्वेश्चन स्किल। ठीक, अब बात आती है, दिस स्किल इज अ वेरी हेल्पफुल व्हेन स्टूडेंट्स गो थ्रू डीपली इन ऑर्डर टू हैव मल्टीपल आंसर्स। ये कुछ ऐसे प्रश्नों का सेट होता है जहां पर प्रश्नों को संकेत रूप में दिए जाते हैं और शिक्षक उनसे आगे की इंफॉर्मेशन, आगे की जानकारी मांगता है, जिससे विद्यार्थी की सोचने की क्षमता बढ़ती है। आपने कई बार देखा होगा कि मान लो किसी कोई पहेली आपसे पूछता है और उस पहेली का आंसर आप नहीं दे पाते हैं, तो आपको क्लू देता है और आप सोचते हो और सोचते हो, तो थोड़ी थोड़ी मोड़ी पहेली के पास पहुंच जाते हो, और फिर एक ऐसा समय आता है जब उस पहेली का आंसर आपको खुद से सूझ जाता है ना। कुछ इसी तरह का काम जो है हमें प्रोविंग क्वेश्चनिंग स्किल में करना होता है। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस के सेट्स होते हैं जो हमको प्रूव करते हैं, हमें उकसाते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब उस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो जाते हैं जिस प्रश्न का उत्तर हमें पहले नहीं आता था। ठीक है, when a teacher should use scale for proving question, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि टीचर प्रोविंग क्वेश्चन स्केल का इस्तेमाल कब करें, क्लासरूम में प्रोविंग क्वेश्चंस कब वो पूछे, कब पूछना चाहिए, when student are unable to give the answer or giving incomplete answer। अगर तो हमने क्या कहा, हमने कहा when student are unable to give the answer, अगर विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर क्लास में देने में अक्षम हो या उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा, मान लो आपने कोई प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी या तो गलत दे रहा है, या तो अधूरा दे रहा है, या नहीं दे रहा है, तो ऐसे समय में आपको प्रोविंग क्वेश्चन स्किल चलानी चाहिए फॉर सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। अगर बच्चों से हमें कुछ और इंफॉर्मेशन निकलवानी है, उस समय भी हमें प्रोविंग क्वेश्चनिंग करनी चाहिए। तो प्रोविंग क्वेश्चनिंग कब, जब बच्चों को प्रश्न का पूरा उत्तर न पता हो, या अधूरा उत्तर पता हो, या गलत उत्तर पता हो, ऐसे समय हमें प्रोविंग क्वेश्चन स्किल लगानी चाहिए। दूसरा, अगर हमें बच्चों से कुछ आगे की बात निकलवानी हो, मान लो हम कुछ पढ़ा रहे हैं और हमें उनसे फर्दर सीकिंग करानी हो, यानी विस्तृत सूचना अगर प्राप्त करनी हो, है ना, किसी टास्क के बारे में, तो वहां पर भी हमें प्रोविंग क्वेश्चनिंग करनी चाहिए फॉर गेनिंग स्टूडेंट अटेंशन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अगर मान लो क्लास में बच्चे का अटेंशन बढ़ाना हो, क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे, आपकी पढ़ाई में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, तो उस समय में भी हम प्रोविंग क्वेश्चनिंग स्किल लगा सकते हैं। जब प्रोविंग क्वेश्चनिंग करेंगे, जब उनको उकसाएंगे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, तो उनका अटेंशन बढ़ जाएगा, जिसको हम रिफोकसिंग के नाम से भी जानते हैं। यानी अगर विषय वस्तु पर उनका ध्यान नहीं आ रहा है, तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए भी हम प्रोविंग क्वेश्चनिंग स्किल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, if the teacher want to give the knowledge of all aspects of the problem of a student, then the teacher ask a similar question in different manner। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपने बच्चों को सिखा दिया, उसका आंसर उन्हें आ गया, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि वो सच में उसको समझे कि नहीं समझे, तो उसी प्रश्न को हम दूसरे मैनर में, दूसरे तरीके से अगर उनसे हम पूछने का भी काम करें, तो ये भी प्रोविंग क्वेश्चनिंग स्किल का अंतर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो बात उनको बता दी है, उनको आ तो गई है, देखिए हम दूसरे टाइप का प्रश्न बनाकर या दूसरे मैनर से, दूसरे तरीके से
हम उसी प्रश्न को पूछना चाह रहे हैं। अगर उन सच में उनको समझ में आ गया होगा तो आंसर दे पाएंगे, नहीं तो आंसर नहीं दे पाएंगे, है ना। जैसे मान लो हमने पढ़ाया कि राजा दशरथ की 3 रानियां थी, पहले बड़े बेटे का नाम राम था, जैसे मान लो हमने ये बता दिया। अब मान लो उसको दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम पूछ ले कि राजा दशरथ की बड़ी रानी के बेटे का क्या नाम था, तो प्रश्न वही है, आंसर वही है, लेकिन प्रश्न को हमने घुमा के पूछ लिया। तो इस तरह से अगर हम क्वेश्चन करते हैं बेटा, इसको रीडायरेक्टिंग क्वेश्चन कहते हैं, और ये भी प्रोविंग क्वेश्चन का पार्ट है। जब हमें बच्चों की समझ को पक्का करना हो तो उस समय भी हमें प्रोविंग क्वेश्चन स्किल करना चाहिए। फॉर इम्प्रूविंग द स्टूडेंट थिंकिंग एबिलिटी, अगर हमें बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी को इंप्रूव करना है तो हमें प्रोविंग क्वेश्चनिंग करना चाहिए। फॉर द टीचर आस्क व्हाई एंड हाउ टाइप क्वेश्चंस, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल अवेयरनेस। ठीक है ना। अगर बच्चों का क्रिटिकल अवेयरनेस हमको बढ़ाना है, अगर टीचर बार बार पूछता है हाउ, व्हाई, व्हेन, व्हिच, इन सारे वर्ड्स का अगर इस्तेमाल वो करता है प्रश्न पूछने के लिए, तो इससे भी क्या होता है, इससे भी बच्चों के अंदर उत्सुकता बढ़ती है, सोचने की क्षमता बढ़ती है, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है। यानी कहने का मतलब क्या है बेटा, हम जब भी पढ़ाई के बीच में बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए, उनको सोचने पर विवश करने के लिए हम प्रश्नों की रचना करते हैं, तो उन सारे प्रश्नों को हम प्रोविंग क्वेश्चनिंग कहते हैं, है ना। उन्हीं प्रश्नों को हम अनुशीलन प्रश्न कहते हैं, जिन प्रश्नों से बच्चों की सोचने की क्षमता का विकास हो या बच्चा सोचने के लिए विवश हो जाए। अब बेटा बात आता है कि इस स्किल के कंपोनेंट्स कौन कौन से, तो मैं यहां 2-3 चीजें बताना चाहता हूं कि प्रोविंग क्वेश्चनिंग स्किल में केवल और केवल 5 कंपोनेंट्स हैं, और ये कंपोनेंट्स तो हैं, लेकिन ये कंपोनेंट्स के साथ साथ स्टेप्स भी हैं। यानी जैसे कभी अभी इंट्रोडक्टरी स्किल था या लेक्चर स्किल था, तो उसमें हमको कंपोनेंट को लाइन टू लाइन, स्टेप टू स्टेप फुलफिल नहीं करना होता था, है ना। कोई कंपोनेंट किसी में फुलफिल होता था, कोई कंपोनेंट कहीं फुलफिल होता था, लेकिन प्रोविंग क्वेश्चनिंग स्किल में यही कंपोनेंट है और यही स्टेप्स भी। तो पहला कंपोनेंट क्या है, पहला कंपोनेंट है प्रॉम्प्टिंग या संकेत प्रश्न करना। दूसरा कंपोनेंट क्या है, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन या विस्तृत सूचना प्राप्ति के प्रश्न। तो इससे क्या समझ में आया, सबसे पहले हम संकेत प्रश्न करेंगे, फिर विस्तृत सूचना प्राप्ति के लिए प्रश्न करेंगे, पहले प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन करेंगे, फिर क्वेश्चन फॉर सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन हम करेंगे। थर्ड क्या है, थर्ड है रिफोकसिंग या पुनः केंद्रीकरण के प्रश्न, रिफोकसिंग क्वेश्चंस या पुनः केंद्रीकरण के प्रश्न, ये तीसरा स्टेप होगा। और जो चौथा स्टेप होगा बेटा, वो होगा रिडायरेक्शन का या पुनः प्रेषण का, के लिए हम प्रश्न पूछेंगे। और जो फिफ्थ और लास्ट है वो क्रिटिकल अवेयरनेस है। आपके इस पूरे एक्टिविटी में आप कितने अवेयर हैं क्वेश्चन पूछने में, हाँ, कितना आप बच्चों को क्रिटिसाइज करते हैं अपने टास्क को, इन सारी चीजों का आकलन किया जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो प्रोविंग क्वेश्चन स्किल है, इसमें 4 काम करने हैं, इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला तरह का क्वेश्चन क्या होगा, संकेत प्रश्न होगा। दूसरा प्रश्न होगा दूसरा प्रश्न होगा विस्तृत सूचना प्राप्ति का, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन के टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तीसरा करेंगे पुनः केंद्रीकरण का क्वेश्चन, और चौथा करेंगे पुनः प्रेषण का प्रश्न। ये प्रश्न कैसे करते हैं, इनको कैसे बनाते हैं, ये सारी बातें हम सिखाने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है प्रॉम्प्टिंग की। ये प्रॉम्प्टिंग क्या होता है, ये संकेत प्रश्न क्या होता है। तो प्रॉम्प्टिंग मोस्टली इन्वॉल्व वर्बल क्वेश्चंस, visual questions through the model, gestures and some physical guidance in order to help the student to know the answer. The teachers give some indication. यानी कहने का मतलब क्या है, संकेत प्रश्न एक इस प्रकार का प्रश्न होता है जिस प्रश्न को हम किसी टीएलएम के थ्रू, मौखिक रूप से या किसी चीज को दिखाकर
हम पूछते हैं और बच्चों से उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? एग्जैक्ट मतलब ऐसा बेटा इसका ये है कि जैसे मान लो अगर आपने टॉपिक चूज किया फोर्स, तो अगर हम बच्चों को आज फोर्स पढ़ाना चाह रहे हैं या बच्चों को हम एसिड बेस पढ़ाना चाह रहे हैं, बच्चों को हम माइटोकांड्रिया पढ़ाना चाह रहे हैं, सेल पढ़ाना चाह रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ाना चाह रहे हैं या जो हमें आज सिखाना है, वही प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करना ही प्रॉम्प्टिंग या संकेत प्रश्न कहलाता है ना। जैसे अगर मैं मान लो पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ानी, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, स्टेज ऑफ मैटर पढ़ाना है, तो संकेत का प्रश्न क्या पूछ लेंगे? संकेत का प्रश्न पूछ लेंगे पदार्थ की कौन कौन सी अवस्था होती है। क्योंकि हमें ये पढ़ाना है तो बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा, अगर पता भी होगा तो गलत पता होगा या अधूरा पता होगा। यही प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन या संकेत प्रश्न कहलाता है। तो पहला प्रश्न कौन सा पूछते हैं? पहला प्रश्न हम वो पूछेंगे जो हमें सिखाना है, जिसका ज्ञान हमें देना है, जो बच्चों को नहीं पता है, ऐसे प्रश्न को हम प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न कौन सा क्वेश्चन कहते हैं? ऐसे प्रश्न को हम प्रॉम्प्टिंग या संकेत प्रश्न कहते हैं। संकेत प्रश्न कौन सा प्रश्न हुआ? हमें जो आज पढ़ाना, जैसे हमें क्या पढ़ाना है, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका पढ़ाना है, या कोशिका के कितने भाग होते हैं, या कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, ये सब प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चंस हो जाएंगे तब जब बच्चों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तब। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चंस हो गए, ऐसे क्वेश्चंस जिसका आंसर बच्चों को नहीं मालूम, जो हमें बच्चों को सिखाना है। तो फिर समझ लो, सबसे पहले हम एक ऐसा प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर बच्चों को नहीं आता है, जिसे हमें पढ़ाना है, उसे कहते हैं प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन। ऐसा प्रश्न पूछेंगे और बच्चे क्या होगा, बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, ये कंपोनेंट नंबर 1 फुलफिल हो गया। अब बात आती है कंपोनेंट नंबर 2 की, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन या विस्तृत सूचना प्राप्ति। नाम से देख रहे हो विस्तृत सूचना प्राप्ति का मतलब क्या हुआ, या सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमने जो बच्चों से प्रश्न पूछा है, जिसका आंसर बच्चों को नहीं पता है, उसका आंसर बच्चों को खुद से खोजने के लिए, उनको उकसाने के लिए, उनको प्रोब करने के लिए, उनके हेल्प करने के लिए हम उसके आसपास के छोटे छोटे प्रश्नों का निर्माण करते हैं। यानी 3 4 5 प्रश्न ऐसा पूछते हैं जो उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, जो पहले प्रश्न के उत्तर से संबंधित हो, जिसका आंसर दे दे के वो पहले प्रश्न के पास पहुंच जाए। जैसे मैंने भी एक संकेत प्रश्न पूछा, पदार्थ की अवस्था से आप क्या समझते हो? अगर इसी प्रश्न के लिए अगर हमें कंपोनेंट अगर 2 चलाना है, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन बनाना है, तो हम प्रश्न बनाएंगे कि बर्फ को फ्रिज से बाहर निकाल कर रखेंगे तो क्या होगा, है ना। तो बच्चा तो जानता ही है, उसके प्रीवियस नॉलेज से क्वेश्चन है, तुरंत बता देगा इसका आंसर कि बर्फ पिघल जाएगी। हमने दूसरा प्रश्न बनाया, बर्फ पिघलने से हमें क्या मिलता है, बच्चा बोल देगा पानी मिलता है। फिर हमने कहा पानी को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो बच्चा बोलेगा उबलने लगता है या भाप बन जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन पूछे, बर्फ का पानी में बदलना या पानी में भाप का बनने से क्या हो रहा है। तो बच्चा बताएगा कि पानी ठोस से द्रव, द्रव से गैस में बदल जा रहा है ना। ये सीकिंग क्वेश्चन हो, देखो धीरे धीरे वो पहुंच रहा है, किधर की तरफ पहुंच रहा है, वो धीरे धीरे पहुंच रहा है, स्टेज चेंज की तरफ पहुंच रहा है। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस बेटा बनाते हैं तो इसे हम कहते हैं सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। यानी पहले प्रश्न के उत्तर तक पहुंचने के लिए बच्चों के पूर्व ज्ञान से जुड़े हम छोटे छोटे प्रश्न बनाते हैं, जिसका बच्चा आंसर देते 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 पहले प्रश्न के उत्तर तक पहुंच जाए,
तो ऐसे प्रश्न को हम क्या कहते हैं? ऐसे प्रश्न को हम कहते हैं सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब जो इसका जो तीसरा जो इसका कंपोनेंट है उसे कहते हैं रीफोकसिंग या पुनः केंद्रीकरण। पुनः केंद्रीकरण क्या है? पुनः केंद्रीकरण का मतलब होता है हम एक ऐसा प्रश्न बनाएं जिसमें बच्चे ने जो छोटे छोटे आंसर्स दिए हैं कंपोनेंट नंबर 2 के अंडर, जो हमने भी 4-5 प्रश्न पूछे हैं जिसके बच्चे छोटे छोटे आंसर दिए हैं, वे सारे आंसर आपस में मर्ज हो जाएं, ऐसे प्रश्न को हम कहते हैं रिफोकसिंग। If the teacher is not satisfied with the answer of the student, then the teacher put different situation in the front of the teacher, which help students, which help them in transfer of knowledge। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो सीकिंग फर्दर क्वेश्चन में जो छोटे छोटे आंसर्स आए हैं उनको हम आपस में पिरो लें। अभी छोटे छोटे आंसर कौन कौन से आए थे? बर्फ पानी बन जाएगा, पानी भाप बन जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं कि बर्फ का पानी में बदलना, पानी का भाप में बदलना, या पानी का जमकर बर्फ बनने की घटना को हम क्या कह सकते हैं? है ना। अब बच्चे का दिमाग घूमना शुरू करेगा क्योंकि बार बार कहेगा ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, उसके दिमाग में अवस्था वर्ड या स्टेज वर्ड उसको क्लिक करेगा तो कह देगा अवस्था परिवर्तन, या पानी अपनी अवस्थाएं बदलता है। ठंड फ्रिज में रखने पे वो ठोस बन जाता है, बाहर निकालने से द्रव बन जाता है, और गैस पे रखने से या गर्म करने से भाप में बदल जाता है। तेरी फोकसिंग हो गया, बच्चे के दिमाग में आ गया कि यहाँ पे भैया पानी का अवस्था बदल रहा है, कभी वो ठोस, कभी द्रव, कभी वो गैस में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, इसको रिफोकसिंग कहते हैं। रिफोकसिंग क्या है? रिफोकसिंग का मतलब है बेटा कि जो हमारा पहला प्रश्न था उसी पहले प्रश्न को हम थोड़ा सा ट्विस्ट करके, थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से पूछें कि जो फर्दर सीकिंग क्वेश्चन से जो आंसर्स आए हैं वे सारे आंसर आपस में जुड़ जाएं, आपस में मर्ज हो जाएं, और बच्चा उस प्रश्न के पहले प्रश्न का जवाब जो वो नहीं दे पाया था उसके उत्तर तक पहुंच जाए। ठीक है, इसे कहते हैं रीफोकसिंग। अब बात आती है रीडायरेक्शन की। ये रीडायरेक्शन क्या है? रीडायरेक्शन का मतलब है कि बच्चों को फिर से सोचने के लिए विवश करना। यानी जो पहला प्रश्न हमने संकेत का पूछा था उसी प्रश्न को हम दोबारा फिर से पूछते हैं। जब दोबारा फिर से पूछेंगे तो अब उसके दिमाग में आएगा, जैसे आपने पूछा था कि अवस्था परिवर्तन किसे कहते हैं, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन किसे कहते हैं, तो अब उसके दिमाग में इसकी परिभाषा घूमने लगेगी कि किसी भी पदार्थ का ठोस से द्रव, द्रव से गैस में बदलना ही अवस्था परिवर्तन कहलाता है। ये इसका आंसर देने में सक्षम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने सीकिंग फर्दर क्वेश्चन से उसने उस प्रश्न के उत्तर के आसपास पहुंच गया। जो आपने रिफोकसिंग कराई तो उस उत्तर के और करीब पहुंच गया। जब फिर से रीडायरेक्शन करते हैं, फिर से पहला प्रश्न दोबारा रिपीट करते हैं तो उसके आंसर तक वो पहुंच जाता है। ये बेटा रीडायरेक्शन हुआ। अब फिर से सुन लो, पूरी चीजें को फिर से रिवाइज करा रहा है। इसमें क्या करना है? पहले हमें एक कठिन प्रश्न पूछना है जिसका आंसर बच्चे को नहीं पता है। ये प्रश्न टॉपिक से रिलेटेड होगा। फिर हमें 4-5-6 क्वेश्चंस हमें छोटे छोटे बनाने हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जिसका आंसर बच्चे को पहले से पता हो, वो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हो, जिससे वो पहले प्रश्न के उत्तर के आसपास पहुंच जाए। ऐसे 5-6 प्रश्न हमें बनाने हैं। फिर हमें एक ऐसा प्रश्न बनाना है जिसमें उन सारे प्रश्नों के जो उत्तर आए थे वो सब आपस में मर्ज हो जाए, उसको हम रिफोकसिंग कहेंगे। इतना करने के बाद हम एक बार फिर से पहला प्रश्न या संकेत के प्रश्न को फिर से पूछते हैं, इसको रीडायरेक्शन कहते हैं, और बच्चा इसका जवाब दे लेगा तो आपकी स्किल कंप्लीट हो जाएगी। अगर बच्चा रीडायरेक्शन का जवाब नहीं दे पाता है, मान लो
जवाब नहीं दे पाता है, जवाब या गलत देता है या आधा अधूरा देता है, तो आपको फिर से रिफोकसिंग करनी पड़े, फिर से आपको सीकिंग फर्दर क्वेश्चन करना पड़ेगा, फिर से आपको विस्तृत सूचना प्राप्ति के प्रश्न को फिर से रिपीट करना पड़ेगा। क्यों? अगर बच्चा उत्तर नहीं दे पाया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने सही ढंग से विस्तृत सूचनाएं इकट्ठा नहीं की, तो आपको फिर से सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप रिपीट करना पड़ेगा। ये तब तक रिपीट होता जाएगा जब तक उसे संकेत प्रश्न का उत्तर प्राप्त ना हो जाए। और अगर पहले बार में कर लिया तो स्किल वहीं पे फिनिश हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेटे ये 4 कंपोनेंट्स थे, जिन 4 कंपोनेंट्स के बारे में हमने चर्चा की। अब 5वें कंपोनेंट की बात करते हैं, आलोचनात्मक सजगता या क्रिटिकल अवेयरनेस। ये क्रिटिकल अवेयरनेस क्या है? क्रिटिकल अवेयरनेस ये बताता है कि आप कितनी सफाई से आप प्रश्नों का निर्माण करते हैं, बच्चों को सीकिंग फर्दर क्वेश्चन में इन्वॉल्व रखते हैं, आप कितने जागरूक हैं, कितने आप इच्छुक हैं, कितने आप मोटिवेटेड हैं, बच्चे कितना आपके प्रश्नों में रुचि लेते हैं, इन सब का जो आकलन करता है वो क्रिटिकल अवेयरनेस करता है ना। यहाँ पे क्रिटिकल अवेयरनेस के लिए लिखा भी है, इफ द टीचर आस्क व्हाई हाउ टाइप ऑफ क्वेश्चंस देन इट इज कॉल्ड क्रिटिकल अवेयरनेस। ठीक है, यानी बच्चों को जितना ज्यादा हम प्रॉम्प्ट करें, जितना ज्यादा उनको उकसाने का काम करेंगे, जितना ज्यादा उनको प्रूव करने का काम करेंगे, उतने ही अच्छे से हम क्रिटिकली अवेयर माने जाएंगे। टीचर अगर क्रिटिकली अवेयर है तो वो हाईली मोटिवेटेड होगा, क्लास में उसके बच्चे भी मोटिवेटेड होंगे, बच्चे उसके टॉपिक में इंटरेस्ट लेंगे, बच्चे उसके प्रश्नों का जवाब देंगे, है ना। बच्चे अगर ये सारा काम कर रहे हैं, इसका मतलब बच्चे क्या है? वो क्रिटिकल अवेयर है। टीचर जो है क्रिटिकल अवेयर है और वो अच्छे ढंग से वो सारे काम को अंजाम दे लेगा। तो बात समझ में आ रही है? तो ये इसके 5th कंपोनेंट हो गए। एक बार फिर से मैं रिकॉल करा दूं। पहला कंपोनेंट क्या है? प्रॉम्प्टिंग का। दूसरा कंपोनेंट क्या है? सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। थर्ड कंपोनेंट रिफोकसिंग। फोर्थ कंपोनेंट रीडायरेक्शन एंड फिफ्थ कंपोनेंट क्रिटिकल अवेयरनेस। किस किस कंपोनेंट में आपको कौन कौन से काम करने हैं, किस तरह से करने हैं, ये सारी बातें हमने आपसे अभी डिस्कस की। ठीक है, ये सारी बातें हमने आपसे डिस्कस की। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप हमसे अभी क्वेश्चन कर सकते। तो हमने अभी देखा क्रिटिकल अवेयरनेस में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो हमने पाया, क्या पाया? हमने पाया कि इस सेगमेंट में हमें ये देखना है कि हम कितने तैयार हैं अपने काम के लिए। अब बेटा जो अगला जो पार्ट इसका है, वो पार्ट आता है कि हमें माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान कैसे बनाना है। और ये प्लान कॉपी पे लिखने वाला बता रहे हैं कि कॉपी पे इसको कैसे लिखना है। तो कॉपी पे कैसे लिखना है? कॉपी पे हम हेडिंग डालेंगे माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान 3, सुख शिक्षण पाठ योजना 3। फिर डेट, आप जान रहे हो सारा फॉर्मेट वही है जो पुराना वाला है, जो लेक्चर स्किल में था। या नेम ऑफ स्किल क्या हो जाएगी? अनुशीलन प्रश्नीकरण कौशल या प्रूविंग क्वेश्चन स्किल। टॉपिक का नाम आप लिखना जानते ही हो, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, सब्जेक्ट से आप परिचित ही हो, पीरियड, टाइम ड्यूरेशन, डेट, क्लास आप सब जानते हो, जिसको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो बेटा नेक्स्ट पेज आता है वो कंपोनेंट्स का आता है। अब देखो यहाँ पे 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे कंपोनेंट्स के नाम लिख लेंगे। कंपोनेंट्स के नाम कैसे लिखेंगे, घटक के नाम कैसे लिखेंगे? पहला घटक क्या है? प्रॉम्प्टिंग या संकेत। दूसरा घटक क्या है? सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन या विस्तृत सूचना प्राप्ति। तीसरा कंपोनेंट क्या है? तीसरा कंपोनेंट है पुनः केंद्रीकरण या रिफोकसिंग। फोर्थ कंपोनेंट क्या है? फोर्थ कंपोनेंट है रीडायरेक्शन या पुनः प्रेषण। और पांचवा कंपोनेंट क्या है? क्रिटिकल अवेयरनेस या आलोचनात्मक सजगता। इस पांचों कंपोनेंट को आप लिख लेंगे। लिखने के बाद आ जाएगा प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण का कॉलम। प्रस्तुतिकरण में देखो आप इस तरह से टेबल बना लोगे, सीरियल नंबर, प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट, स्टूडेंट रेस्पॉन्स, कंपोनेंट्स। इस तरह से आप टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के बाद अब देखो 1 2 3 4 5 यहाँ लिखा हुआ है, तो पहला क्या होगा? संकेत प्रश्न आप पूछेंगे। पहला जो लाइन दिख रहा है 1 के सामने, इसमें आप संकेत प्रश्न पूछेंगे।
एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर बच्चे नहीं देंगे, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप केवल डैश डैश कर दोगे तब भी काम चल जाएगा, या लिख दोगे इनकरेक्ट आंसर या इनकम्प्लीट आंसर, कुछ भी लिख सकते हैं, या डैश डैश करके सादा छोड़ देंगे। यहाँ पे सामने किसी क्या लिख देंगे, कंपोनेंट नंबर 1 लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 से कितने भी हो सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आपका 4 प्रश्न में भी आ सकता है, 3 प्रश्न में भी आ सकता है, 5, 6, 7 प्रश्न भी हो सकते हैं। तो दूसरे कंपोनेंट का कोई प्रश्न की लिमिट नहीं है कि कितने प्रश्न बनाएंगे, है ना। 3 प्रश्न में भी हो जाएगा, 3 से कम प्रश्न मत बनाना, और 5-6 प्रश्न में जनरली निकल जाता है। 3 से 5-6 प्रश्न में सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन वाला काम हो जाता है। तो इतने प्रश्न बनाएंगे और सबके सामने कंपोनेंट में 2 2 2 लिखेंगे, और इसका जो प्रपोज्ड आंसर आप सोच रहे होगे कि हम ये पूछेंगे तो बच्चा ये जवाब देगा, वे छात्र अनुक्रिया वाले कॉलम में लिख देंगे। इधर प्रश्न और इसका प्रपोज्ड आंसर जो आप सोच रहे हो कि बच्चे देंगे, वो हम दूसरे वाले छात्र अनुक्रिया में या स्टूडेंट रिस्पॉन्स वाले में लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर बेटा हम थर्ड स्टेप में आएंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम, मैंने बताया था, रिफोकसिंग वाला क्वेश्चन बनाएंगे और उसका बड़ा सा आंसर 3-4 लाइन का आंसर यहाँ पे हम लिख देंगे छात्र अनुक्रिया में। ठीक है, फिर हम रिडायरेक्शन वाला प्रश्न लिखेंगे, यानी संकेत प्रश्न को फिर से दोबारा लिख देंगे, यानी प्रश्न नंबर 1 को फिर से रिपीट करेंगे और उसका पूरा पूरा आंसर जो अच्छे से हो सकता है वो नीचे लिख देंगे। ठीक है, ये कंपोनेंट 1 2 या 4 की जगह पे 3 लिख देना नंबर, और 5 की जगह पे 4 लिख देना। 1 पहला हो गया, फिर बीच में 5-6 प्रश्न में 2 2 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। जो 5वां घटक है वो बेटा सबके साथ हो सकता है, तो अपने मन से आप पहले से लेके चौथे घटक के साथ कामा लगा के 1 5 2 5 3 5 और 4 5 आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंटेशन वाला पेज तैयार हो जाएगा। प्रेजेंटेशन वाले पेज के बाद फिर क्या करना है आपको, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। ऑब्जर्वेशन टेबल में फिर वही काम करना है, कंपोनेंट 1 2 3 4 5 लिख देना है और ये पूरा ब्लैंक छोड़ देना है। जब आप कॉपी चेक कराने आओगे तो इस पे मैं मार्क करूंगा। ठीक है, इवेल्युएशन का टेबल भी ऐसे ही बना लेना है, कंपोनेंट लिख देने 1 2 3 4 5, लेबल 1 2 3 छोड़ देना है। जब आप मेरे पास आओगे तो 1 2 3 को मैं मार्क कर दूंगा। फिर कमेंट्स का कॉलम देना है, 3-4 लाइन छोड़ देनी है। फिर पीयर सिग्नेचर, साथी हस्ताक्षर और सुपरवाइजर सिग्नेचर, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, इस तरह से टेबल आपको बनाने हैं। ठीक, तो ये बात तो हो गई आप लेसन प्लान की कॉपी पे इसे कैसे बनाओगे। अब बेटा दूसरी बात यहाँ पे होगी कि आप स्लाइड कैसे बनाओगे। तो स्लाइड के लिए आप ध्यान देना, स्लाइड में क्या करना है, स्लाइड में पहली स्लाइड तो आपकी वही होगी जैसे पुरानी बनाते थे, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आप लिखते थे, टाइम, ड्यूरेशन, स्किल, टॉपिक, सब्जेक्ट वाला। उसके बाद हर स्लाइड में एक क्वेश्चन डालोगे और उस क्वेश्चन का आंसर दूसरी स्लाइड में लिखोगे, या अगर उसी स्लाइड में लिख रहे हो तो उसको एनिमेटेड कर देना, यानी जब हम प्रश्न पूछे तो आंसर दिखाई ना पड़े, और जब प्रश्न का आंसर बच्चा बता ले तो आंसर शो हो सकता है। ठीक है, आप चाहो तो आंसर ना भी बनाओ, केवल प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ बना सकते हो कि एक स्लाइड में एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरे स्लाइड में तीसरा प्रश्न, चौथे स्लाइड में चौथा प्रश्न, 5वीं स्लाइड में 5वां प्रश्न। इस तरह से आप प्रश्नों की सीरीज में भी आप स्लाइड बना सकते हो। आंसर न देना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर देके भी काम चला सकते हो। लेकिन अगर प्रश्नों का आंसर देते जाओगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन आंसर देने का 2 तरीका करना, या तो अगर आपको एनिमेटेड स्लाइड बनानी आती है तो आंसर में एनिमेशन डाल देना कि क्लिक करने पे आंसर शो करे, और अगर एनिमेटेड स्लाइड बनाने नहीं आती है तो एक स्लाइड में उसका प्रश्न और दूसरे स्लाइड में उसका आंसर कर दोगे, तब भी तीर को पुश करोगे तो वैसे ही जो है इम्पैक्ट या उसका प्रभाव वैसे ही होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम ये सारा काम कर सकते हैं, हम अच्छे ढंग से इस चीज को बता सकते हैं। ठीक है, ये तो बेटा आज की हमारी क्लास हो गई, हमें जो कुछ भी बताना था हमने आपको बता दिया।
देखो ये अदिति आपकी एक सीनियर है, उसकी ये स्लाइड है, उसने देखो कैसे बनाया हुआ है यहाँ पे, डेट, क्लास, पीरियड, साइंस, सब्जेक्ट, स्किल, प्रोविंग क्वेश्चनिंग स्किल, टॉपिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है, थोड़ा सा गड़बड़ किया है, स्किल लास्ट में होती है, टॉपिक ऊपर होता है, तो इसका ध्यान देना, टॉपिक ऊपर होगा, स्किल लास्ट, सबसे लास्ट होगी। इस तरह से आप स्लाइड बना लोगे। स्लाइड में थोड़ी सी गड़बड़ी है, उसको आप देख लेना, टॉपिक ऊपर, स्किल नीचे होगी। अब देखो इसने क्वेश्चन कैसे बनाया है। देखो पहला क्वेश्चन इसने पूछा, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसने पूछ लिया कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। ये पहला कंपोनेंट उसने पूरा कर दिया, संकेत प्रश्न या प्रॉम्प्टिंग पूछ लिया। अब दूसरा प्रश्न जो पूछ रही है, व्हाई डू वी वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग। देख रहे हो, इस विशेष सूचना प्राप्ति का प्रश्न है, वो पूछ रही है कि हाथ साफ कर, क्यों हाथ साफ करते हो, बताओ। देखो फिर इसका आंसर आ गया, टू क्लीन जर्म्स एंड बैक्टीरिया फ्रॉम आवर हैंड्स। लेकिन आंसर कब आया, जब बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे तभी आंसर आएगा, इसके पहले आंसर नहीं आएगा। इसने आंसर को एनिमेटेड कर दिया है। देखो इसने यहाँ पे रीइंफोर्स भी कर दिया, ओके लिख के रीइंफोर्स भी कर दिया। ठीक है, फिर से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 उसने पूछा, बच्चे ने आंसर दिया, तो आंसर फ्लैश कर गया, फिर उसने एक रीइंफोर्समेंट भी दे दिया। तीसरा क्वेश्चन उसने पूछ लिया, डू यू नो द साइज ऑफ बैक्टीरिया इज टू लार्ज और टू स्मॉल। आंसर आ गया, रीइंफोर्समेंट हो गया। देख रहे हो, क्वेश्चंस, आंसर, रीइंफोर्समेंट। हाउ कैन वी सी दीज ऑर्गेनिज्म। देख रहे हो, देखो इस क्वेश्चन में इसने क्या किया, एक गड़बड़ी किया है। गड़बड़ी क्या किया आपने देखा, इसने रिफोकसिंग क्वेश्चन नहीं किया, सीधे इसने व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, यानी इसने सेंट्रलाइजेशन नहीं किया है, इसने रिफोकस नहीं किया है ना। तो क्या देख रहे हो, इसका कंपोनेंट नंबर 3 कंप्लीट इसने नहीं किया, सीधे कंपोनेंट नंबर 4 पे आ गई। इसका ध्यान देने देंगे आप। देखो इसने क्वेश्चन नंबर 5 तक तो कंपोनेंट 2 पे वर्क किया, अब कंपोनेंट 3 को काम करना चाहिए था, सारे प्रश्नों के आंसर को आपस में जोड़ने का एक प्रश्न बनाना चाहिए था, वो प्रश्न इसने नहीं बनाया, फिर सीधे इसने क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछ लिया, यानी कि सीधे सीधे इसने चौथे कंपोनेंट को इसने फुलफिल कर लिया। तो ये एक एग्जांपल भी मैंने आपको दिखा दिया है, और मेरे समझ से ये पूरा पूरा कंप्लीट हो गया है।